रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हम मौजूद हैं प्रेस क्लब की ऊपर वाली, जो लोन के ऊपर वाली मंजिल है, और बहुत खूबसूरत ये बना है और प्रेस क्लब को 4 चांद लग गए हैं जब से ये बना है। तो हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ आने का मकसद था कि तमाम सहाफ़ी हजरात ने फ़लस्तीन के हवाले से एक एहतजाज किया था, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जनाब जुल्फ़िकार अली साहब, जो कि न्यूज़ 1 में होते हैं और इनका एक अपना बड़ा दबंग किस्म का यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, जुल्फ़िकार अली बबर। जुल्फ़िकार बब्बर जर्नलिस्ट जुल्फ़िकार बबर चैनल आप लोग जरूर देखिएगा और ये बड़ी दबंग किस्म की खबरें देते हैं। तो आज ये मुझे मिल गए तो मैंने कहा जुल्फ़िकार भाई, मुझे तो आपसे टाइम चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, सारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बड़ा मान देते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप जा रहे थे और मेरे लिए रुक गए। नहीं, आपसे तो एक पुराना ताल्लुक है, जाहिर सी बात है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर, और जाती ताल्लुक भी रहता है इंसान का। आपका शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। जैसे आज हम और आप आए थे फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे थे, और इस दफ़ा फ़लस्तीनियों ने जो है बड़ा ज़बरदस्त एक रजिस्टेंस पेश की, और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सहाफ़ी हजरात ने भी उनके हक़ में एक मुज़ाहरा किया। उसकी मुख्तसरन थोड़ी सी तफसील आपके ज़बान से, आप सीनियर जर्नलिस्ट से बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमास ने जो किया ना, बहुत ही स्मार्ट मूव किया। और मैं हमास की बात कर रहा हूँ, अभी पूरे फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहा। मैं बाद में समझाऊंगा कि क्या किस तरह मूव किया। उसको 3-4 एक साथ फ़ायदे मिले, बहुत ज़्यादा। एक तो उसने सबसे ज़्यादा उस वक्त पे किया कि ये जो लोग सब चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं, अमेरिका का जितने जो तोप के गोले हैं ना, वो अमूमन इसराइल में और इत्तेहादी मुल्कों में रखे हुए होते हैं, स्पेयर में, रिजर्व में। वो अभी कुछ अरसे से उन्होंने क्या किया था, यूक्रेन जो वार चल रही थी वहां पर शिफ्ट कर दिए थे। एक तो उस टाइम पर अटैक किया, आपने देखा होगा कि बड़े कंफ्यूज है इसराइली प्राइम मिनिस्टर, बार बार अमेरिका से मांग रहे हैं, ब्रिटेन से मांग रहे हैं हेल्प, वो भेज रहे हैं। अब वो यूक्रेन में या तो लड़ाई कमजोर पड़ रही है या फिर फलस्तीन में कमजोर पड़ रही है। एक तो ये चीज। दूसरा ये चीज की टाइमिंग आप देखें कि इसको जब अरब ममालिक, सिर्फ एक सऊदी अरब नहीं, पूरे अरब के कई ममालिक एक पैकेज के तहत इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, और उस पर बहुत सारी बातें पाकिस्तान तक के हवाले से आई थी कि पाकिस्तान भी उस पैकेज में शामिल है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे टाइम पर ये सियासी डिप्लोमेसी के हवाले से ये मूव की, मतलब राइट डिसीजन राइट टाइम, राइट डिसीजन, वेरी राइट टाइम। तो किया कि अब वो सऊदी अरब चाहते ना चाहते हुए नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट, और उनको वाज़ेह बयान देना पड़ा, स्टेट लेवल पर उनको बयान देना पड़ा कि अब हम ऐसी कोई चीज़ नहीं सोच रहे जब तक के 2 रियासती हल नहीं निकलता फ़लस्तीन का। एक तो ये चीज़ ये हो गया डिप्लोमेसी के हवाले से, वो हो गया दिफाई लिहाज से मैंने बताया, और पॉलिटिकली लिहाज से जो उनकी स्मार्ट मूव ये हुई कि आमतौर पर हम फ़लस्तीन को एक समझते हैं, ज़ाहिर दूर बैठे हैं, इतनी बारीक बीनी से नहीं देखते। एक है गजा की पट्टी, एक है रमल्ला वाला इलाका। अच्छा। ठीक है, जो गजा की पट्टी है वहां पर हमास का असर रसूख है, और वहां से पे जो लोग हैं वो इसराइल से लड़कर जो है मुकाबला करना चाहते हैं। जो दूसरी साइड पे जो महमूद अब्बास फलस्तीनी अथॉरिटी वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल हो। डिवीजन है फलस्तीनियों में, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में होता है, जो सब में होता है, पूरे दुनिया में ऐसा खैर नेचुरली ये होता है। तो अब इससे ये इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि ना चाहते हुए भी फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जो उनके सियासी मुखालिफ हैं वहां फलस्तीन में, उनको हमास की फेवर में बयान भी देने पड़े और हमास की फेवर में बात करनी पड़ी। और इससे जितनी भी फलस्तीन थे उसकी सारी की हिमायत फलस्तीन के इंटरनल लोगों की, वो यकजा हो गए, यूनाइट हो गए, और वो सारे के सारे हमास की फेवर में हो गए। ये उनको लोकली पॉलिटिकली बड़ा फायदा हुआ। और उसके बाद अब जितना भी आप अगर देखें कि जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है या एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखता है, ऐसी तलात आ रही है, वो जितनी भी करेगा, हमास के लोग तो ग्राउंड हो चुके हैं, वो आम नेहत पे, आम शहरियों पर, आम फलस्तीनियों पर करेगा, तो वो जाहिर है उनको शहीद करेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमास को तो उससे भी फायदा ही होगा, उससे भी हमास की जाहिर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, से संपत्ति मिलेगी। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये वो उस तरफ जाना वाला है हल के, अब पूरी दुनिया इस चीज पर बैठेगी। आपने देखा कि अमेरिका जैसे कूदा तो उसके मुकाबले में रूस कूदा, ब्रिटेन कूदा तो उसके मुकाबले में चाइना कूदा, अगर फ्रांस या जर्मनी कूद रहे तो उसके मुकाबले में ईरान, तुर्की, फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी अरब, फिर ये सारे, तो एक बाकायदा दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बिल्कुल। तो जब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई तो आखिरकार जाहिर सी बात है किसी हल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो जो मुसलमान हैं या जो फलस्तीन के लोग हैं वो तो एक कमजोर पोजीशन पे, कह सकते हैं कि अब ये नतीजा खेज जंग शुरू हुई है, और कोई ना कोई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए, फैसला होना ही होना है, होना ही होना है। और फैसला जो होगा, जो भी हो फैसला, फलस्तीन के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता टेक्निकली तौर पर। और उसकी वजह यह कि इंटरनेशनली जो लॉज कहते हैं उस हवाले से इसराइल पहले ही बहुत ज्यादा इलीगल काम कर चुका है, लैंड बढ़ा चुका है, बहुत सारे ऐसे ये जो कवानीन है, जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर चुका है, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जियां कर चुका है ऑलरेडी। फलस्तीन इस मामले में अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर है।
अच्छा, आपकी माशाल्लाह काफ़ी गहरी नज़र है बैनुल अक़वामी जो पॉलिटिक्स है उस पे मेरा इतना मतलब तजर्बा नहीं है। ये क्या हुआ कि जब इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि इन फ़लस्तीनियों के पीछे ईरान है, तो अमेरिका ने क्यों कहा कि नहीं हमें नहीं पता? ये क्या सीन है? आप देखें, इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि इस वक्त जब इसराइल चाह रहा है कि ईरान का करके सारा सेटअप ईरान की तरफ उलझाया जाए, ये भी एक इसराइल की बड़ी चाल है, सियासी चाल। इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है, लोगों को जो समझ में नहीं आ रही, वो ये चीज साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इसके पीछे है, ताकि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो फलस्तीन की हिमायत में कूदे हैं वो साइड हो जाए, मुसलमानों में आपस में शिया सुन्नी वाली डिवाइड बढ़ जाए। अच्छा। और उससे इसराइल जो हमेशा फायदा उठाता रहे वो फायदा उठाता रहे। अच्छा, सऊदिया और तुर्की जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो मेरे ख्याल से इस हद तक खुल के अभी तक इसराइल की हिमायत में नहीं आए। नहीं, इस देखा जाए तो अगर जिस हिसाब से वो पहले चल रहे थे उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा आ गए। अगर आप इसराइल में खड़े होकर देखें ना, तो इसराइल की सारी डिप्लोमेसी खराब हो गई। हमें पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसा लगता है कि शायद इस तरह हिमायत में नहीं आए, लेकिन अगर हम इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो खुल के फलस्तीन की साइड खड़े हो चुके हैं। देखिए, ईरान तो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है इसराइल का, ठीक है, और ईरान से आप कंपेयर ना करें क्योंकि ईरान पे तो बड़ी सैंक्शन है। ईरान तो अपना एक दबंग स्टाइल में मशहूर है पूरी दुनिया में, लेकिन सऊदी अरब या तुर्की जो एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलते हैं, जो या पाकिस्तान ले लें, तो वो एक दूसरे अंदाज में चलते हैं और उनकी बात को अहमियत भी ज्यादा दी जाती है दुनिया में। ईरान का तो पता है सारी दुनिया को कि यार वो तो है ही दुश्मन, ठीक है, तो वो उसकी बात को उस तरह अहमियत नहीं दी जाती जिस तरह कि तुर्की को या सऊदी अरब को अहमियत दी जाती है या पाकिस्तान की बात को अहमियत दी जाती है। इनको बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। और अगर ये शिया सुन्नी वाला जो उसने कहा, इसराइल ये इसलिए लड़ाना चाह रहा है कि सऊदी अरब और ईरान में दोबारा से कुछ हो जाए, हाँ, और अरब ममालिक पीछे हो जाए, हाँ, तो फिर वो इनसे निपट ले। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ईरान ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं और एक तवील अरसे से ईरान के जो उलमा इकराम है, मतलब आका खुमैनी से लेके जो मौजूदा आका वो हैं खामनाई, उन तक की यही कोशिश थी कि सुन्नी और शिया जो है ना इस्लाम के दो बाजू हैं और हमें लड़ना नहीं है, हमें मुत्तहिद होकर तागूती कुव्वतों को जो है सरनगू करना है। और उसमें सऊदी अरब के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हुए हैं उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है ईरान को। और सबसे बड़ी बात जो बहुत अच्छे अंदाज में देखा जा रहा है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तक तामीर करने की आले सऊद ने इजाज़त दे दी है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बीबी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो है रोज़ा तामीर होगा। तो ये तो बहुत अच्छी कुछ खबरें आ रही हैं और अल्लाह करे कि ऐसी खबरें आती रहे। आपकी जो गहरी नज़र है बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स पे वो तो है। अब थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की, बिलखुसूस हम सिंध में बसते हैं, हम सिंध के शहरी हैं, तो सिंध के हवाले से यहाँ जो हमने एक देखा कि जिस तरह आप कहते हैं सुन्नी शिया का फसाद, हमारे दरमियान एक फसाद सिंधी महाजिर के झगड़े और ये सब करके लड़ाओ और हुकूमत करो। तो ये जो हमारी अभी निगरान हुकूमत आई है, इससे हमें उम्मीद थी जुल्फ़िकार भाई कि शायद ये कुछ ऐसा नरम दिल रखेंगे और कराची और सिंध के लोगों को आपस में जो है ना गले मिलाएंगे और यहाँ के लिए कुछ सोचेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वही कुव्वतें जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं और वो सारे अपने काम कर रही है। जैसे कि हवाले से बात करूँगी मैं आपके इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन करीब है, तमाम सियासी जमातों को इजाज़त है कि वो जलसे करें, जलूस करें, जो दिल में आए करें, रैलियाँ निकालें, लेकिन जिसको 99% बिल्कुल अवाम कराची के सिंध के पसंद करते हैं, मेरा इशारा है अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ, हाँ, तो क्या वजह है कि उन पे इतना बड़ा कदगन लगाया हुआ है, जबकि कई दफा लिख के उन्होंने माफी मांग ली। 9 मई के बाद तो अल्ताफ हुसैन बिल्कुल एक छोटा सा मुजरिम लगता है, और वो भी वो मुलजिम के बच्चे ने अगर कोई गलती कर ली कि भाई ये चॉकलेट नहीं खानी है, खाली बाप ने या माँ ने डांटा तो उसने माफी मांग ली। अल्ताफ हुसैन का वो किरदार लग रहा है मुझे। लेकिन 9 मई के बाद अल्ताफ हुसैन पे जू की तू पाबंदी आ रही है, और नहीं आ रही है तो दीगर जमातों पे नहीं आ रही। देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपने जो निगरान हुकूमत से तवक्कात की बात की और निगरान हुकूमत से बात की कि वो तासुब से पाक होगी और वो शायद बहुत ऐसे डेमोक्रेटिक फैसले करेगी, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सादी हैं और बहुत सादगी में जिंदगी गुजार रही हैं। देखें, निगरान हुकूमत बेसिकली किसने बनाई, भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनली पहले बात करूंगा। देखें, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाता है। लीडर ऑफ द हाउस मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन MQM, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर बनाई निगरान हुकूमत। वो निगरान हुकूमत जो MQM पाकिस्तान तो नहीं कहा जाएगा, बहादुराबाद कहा जाएगा, जो MQM बहादुराबाद या पीपल्स पार्टी, तो वो किस तरह चाहेंगे कि सिंध में लसानियत ना हो, ठीक है, उनको ये चीज सूट करती है कि लसानियत जाहिर है। देखें, इलेक्शन से पहले आप देखेंगे नए सूबे की बात होगी, कोटा सिस्टम की बात होगी, सरकारी नौकरियों की बात होगी, ऐसे ऐसे इश्यूज पे होंगे कि आपका खून गर्म हो जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं अब तो जीना मरना, अब तो मैं इसको छोड़ू नहीं, अगर इसने सिंधी टोपी पहनी हुई है तो इसको मैं मार दूं, अगर इसने अजरक ओढ़ी हुई है इसको मैं मार दूं, ये उर्दू बोलता है तो मैं इसको मार दूं, ये शिया, ठीक है।
इतने जज्बात भड़का दिए जाएंगे जो कि गलत है, जिससे आम पब्लिक सफर करती है, आम हमारे पाकिस्तानी को परेशानी होती है, आम लोगों को उनमें बड़ी मोहब्बत है, उनको वो बेचारे अपने आटे दाल में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। ये स्टेटस को की बेसिकली लड़ाई है। गरीब सिंधी भी परेशान है, गरीब महाजिर भी बिल्कुल परेशान है, गरीब बिल्कुल। पंजाबी भी परेशान और है। आपकी बात ठीक है, इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, कि जब हम कराची से निकलते हैं पूरे पाकिस्तान में जाते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे मेरे और आपके दरमियान कोई कोई तजाद फर्क नहीं है। आप मुझे वही मोहब्बत देते हैं कि जैसे कि एक अपने पाकिस्तानी को देनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आप निकल जाए कराची से बाहर कहीं भी चले जाए, मैंने बहुत सफर किया है, सिंध में भी जाती हूँ, नियाणी आ गई, नियाणी आ गई, तो वो वो न्यारी थोड़ी, सत्य कुरान यानी कि 7 कुरान के बराबर उसको रिस्पेक्ट दें हाँ, आप। और इतनी दूर से आई है, मैं थर जा जाके रहती हूँ नाज़रीन, थर जाती हूँ, आप यकीन करें पूरा जलूस मेरे पीछे चलता है, मैं उर्दू बोलती हूँ, वो सिंधी बोलते हैं, लेकिन हम इशारे किनारों में एक दूसरे की सारी बात समझ लेते हैं। उन्होंने तो आज तक मुझसे कोई बदतमीजी नहीं करी, कभी नहीं कहा कि तुम हमारे थर क्यों आती हो, बड़ी इज्जत से मुझे रखते हैं। तो ये इन सियासतदानों का फैलाया हुआ सारा, बिल्कुल देखें फैलाया हुआ है, उसकी वजह है, उसकी एक बड़ी बड़ी वजह है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही फैला दिया है। उसकी वजह ये है कि ये तो मैंने अभी बताया एमक्यूएम का नारा, जो एमक्यूएम पाकिस्तान का है कि ये जी सारे इश्यूज वो जी उठाते जी, हैं हाँ ताकि लोगों का खून गरमा सके जी और वोट ले सके। कहाँ से? सिंध के शहरी इलाकों से। जी, अच्छा, अब सिंध के देहाती इलाकों की तरफ आ जाए, वहां पर पीपल्स पार्टी खून ये गरमाएगी कि देखें अगर आपने हमें हाँ वोट नहीं दिया हाँ, तो एमक्यूएम वाले जो है ना आपको मार देंगे, आपके घरों में जी घुस जी जी, जाएंगे, आपके बिल्कुल घरों को जला देंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपकी खवातीन के साथ बेइज्जती होगी, ये हो जाएगा, वो सही, हो जाएगा, ऐसा आपको कर देंगे कि बस। अच्छा, इससे सारे बीच में जज्बात का जब एलिमेंट आ जाता है तो अकल का एलिमेंट जो है ना खत्म खत्म हो हो जाता जाता है। है। अच्छा, आप फिर उससे ये नहीं पूछ सकते कि यार आपको जो वोट दिया हमने माजी में देते आ रहे हैं, हाँ गुज़श्ता 5 साल या 10 साल या 15 साल या हाँ, मतलब उस अरसे में आप ये बताएं कि आपने आपने क्या किया? नौकरियां कितनी दी। हाँ, इसका जवाब दें नहीं, वही ना, बोले नहीं हम अब कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, पहले क्यों नहीं किया? अच्छा, आप बताएं कि आपने रोड कितने बनवाए, पार्क जी, कितने बनाए, यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई, आपने एजुकेशन पे क्या काम किया, आपने हेल्थ पे क्या काम किया, आपने ब्रिजेस कितने बनाए, आपने क्या काम किया, आपने क्या कुछ करा? नहीं। हम्म। फिर आपको वो जज्बात वाला एलिमेंट आ जाता है, फिर दोनों इलेक्शन लड़ते हैं उस जज्बात की बुनियाद पर, वोट लेते अंदर हैं, खाना मिलके वोट बैठ लेने के के खाना बाद खाते एक साथ, आवाम को वोट लड़वा, लेने के बाद फिर वापस मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, हाँ फिर कहते हैं कि हम सारे भाई भाई हैं, हाँ हम बहन भाई हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमने हाँ, मिलकर ही जी रहना जी, है और नफरत की सियासत अब खत्म होनी चाहिए, आप मिल बैठ के हम चलेंगे, और फिर वो मिल बैठने वाला हाँ सिलसिला चल जाता है। अच्छा, मजे की बात, आम जो कारकुन है बेचारा, चाहे वो महाजर हो सिंधी हो, तो वो जो है हमेशा सफर करता है, वो बेचारे उसके पास वो उस परेशानी में है कि घर में लाइट नहीं आ रही लेकिन बैटरी सही, खरीदने के पैसे नहीं है, हाँ, लाइट का बिल इतना आ रहा है कि उसकी सैलरी से ज्यादा है, उसके साथ इशू ये है कि उसको आटा खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वही ना, आवाम को इन तमाम इश्यूज में उसको लगाया हुआ है। जज्बात में भड़का दिया। अब अगर उसका कहीं से कोई थोड़ा सा रोजगार हो रहा था, कहीं से कोई सेटिंग कारोबार चल रहा था, वो भी उसने आपने तासुब की बुनियाद पर वो भी उसका खत्म कर दिया जी, और उसको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मैनिफेस्टो दें, आप कारकर्दगी की बुनियाद पर मैनिफेस्टो दें कि हम ये काम करके दिखाएंगे, सही, ये हमने करके दिखाया, इस बुनियाद पर आप वोट लें। सही बात है, लसानियत या नफरत पर मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, बहुत सही, हो गया। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप नादान हैं जो निगरान हुकूमत से उम्मीदें तो मुझे जो नए आपके फाइज ईसा साहब आए इनसे भी बड़ी थी कि ये आके शायद इंसाफ पे मबनी फैसले करेंगे। आज हमने शिरकत की नाजरीन मज़ार कायद पे एक रैली थी टीएलपी की जानिब से और एक रैली थी पीटीआई की जानिब से फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए। तो हम क्योंकि सहाफ़ी हैं, कलमकार हैं, क्यों अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ज़्यादा डाला हुआ है, सवाल हमारे अंदर पूछना ज़्यादा डाला हुआ है। तो सवाल मैं आपसे ये पूछूं कि फाइज ईसा साहब से भी उम्मीद नहीं रखो। अब जब 9 मई के बाद हम कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, लेकिन उससे उतना जो अल्ताफ हुसैन ने तो इतना सा किया था, तो जिस पार्टी ने कोर कमांडर हाउस जला दिया, जिस पार्टी ने जीएचक्यू पे हमला किया, जिस पार्टी ने वो मोनूमेंट गिरा दिया जो हमारे सर के ताज थे आलम साहब, एमएम आलम, तो उस पार्टी को आज भी इजाजत है कि वो फलस्तीन के गम में आंसू बहाए, फलस्तीन से इज़हार यकजहती करे। अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन का गुनाह इतना बड़ा है। लोगों को बुरा लगता है, फिर मैं बोलूंगा कि डोमिसाइल का फर्क तो बहरहाल है। देखिए, डोमिसाइल का फर्क तो है। अगर ये अल्ताफ हुसैन साहब के साथ और कुछ नहीं, देखे गलती हर इंसान से होती है, बिल्कुल, ठीक है। अगर पूरा पस मंजर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि जज्बात पर बहुत सारे उसके जो ना अभी जैसे निजाम को मुर्दाबाद कहा था, निजाम जिसके को तहत उनके मुर्दाबाद कहा था। कारकुनों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा था, जिसके तहत उनके कारकुनों को उठाया जा रहा था। तो हम फिर भी देखिए, हमने और आप, उसकी हम भी उस दिन मजम्मत यहाँ की। मौजूद थे, हमने मजम्मत की। बिल्कुल। हम और आप भी उस दिन कवरेज कर रहे थे और हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर हम लोग नाराज होकर एक तरफ खामोश होकर बैठ गए। ये हमारा माजी है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। उनकी गलत को सही नहीं कहा। लेकिन अब जब हम सब कुछ देख रहे हैं तो फिर हम बीइंग कराची वाले आवाज उठाना तो बनता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अवाम पे छोड़ देनी चाहिए कि वो किसको रिजेक्ट करते हैं, जी, किसको एक्सेप्ट करते हैं। असल डेमोक्रेसी यही है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसको हाँ, आप मौका दें, उसको अवाम एक्सपोज करेगी ना। अवाम अगर बिल्कुल, चाहती है कि अल्ताफ हुसैन ठीक नहीं है तो अवाम रिजेक्ट कर दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा ख्याल है, ठीक है। लेकिन अगर अवाम चाहती है, अवाम के दिलों में है, तो फिर मेरा ख्याल है कि देखिए गलती हर इंसान से होती है। मेरा ख्याल है कि माफी तलाफी जब हो चुकी है
या हो रही है तो उस पर मौका देना चाहिए और क्यों ना मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह कि गलती हर इंसान से होती है, अल्लाह ताला भी गलती माफ़ कर देता है। तो अल्लाह से हम भी उम्मीद ये रखते हैं अल्लाह के बंदे के अल्लाह ताला हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर देगा। ज़ाहिर इंसान है ही खता का पुतला, तो मेरा ख्याल है कि उनकी गलती को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। ठीक है, उसकी सज़ा भी हो गई, बहुत अरसे हो गई, वो जो उन पर पाबंदी थी वो भी मैं आपको मजे की बात आपको बता दूं, फिर वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। वो 6 महीने के लिए 6 लगाई महीने गई की थी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ जी। से, और जिस बेंच ने लगाई थी उस बेंच के सरबरा कौन थे आपको पता है ये बात? नहीं। फिर वो बात कंट्रोवर्शियल मैंने कहा हो जाएगी। वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब थे जी। जो एक खुद कंट्रोवर्शियल जज हैं, जी। जिनके बारे में पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मरियम साहब सभी रोजाना प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करते रहे जी। सिटिंग जज होने के बावजूद, हाँ के जिनकी ऑडियो टेप कोई परवेज इलाही के साथ के भाई हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ वो जज जो है उस जिन्होंने बेंच हल्फ के भी जो है वो आउट ऑफ वे जाके उठाया उसके था। सरबराह थे हाँ। उस सारी बेंच के। तो मेरा ख्याल है कि इसको एकदम अच्छा, आपने बड़ा तफसीली बहुत अच्छा बताया। एक सवाल मेरा ये है कि जो मैंने मुत्तहदा के रहनुमाओं से भी पूछा कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए सब कुछ कर रहे थे, कहा यह जाता है ना कि अल्ताफ हुसैन ने भत्ता दिलवा दिया, अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया, जो भी कर रहे थे वो तो कल भी यही थे और वो आज भी यही हैं, तो उनको तो हर बात की आज़ादी है, आपके पास सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ है, उन पे तो आपने पाबंदी नहीं लगाई। बदकिस्मती से ये हमारा माशरा या हमारे सिस्टम का फेल्यूर है कि देखें जिस तरह पीटीआई में सबने एंजॉय किया, जो भी पीटीआई के थे, हाँ। मैं अच्छाई और बुराई की तरफ नहीं जा रहा, एमकेएम के भी जो थी सब इंटरटेन हुए, पूरी जमात हुई, लोग जो कखपति थे, जो कंगले लोग थे, बस का किराया नहीं होता था, वो करोड़पति नहीं खरबपति बन गए, खरबपती बन गए। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कराची के वडेरे बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और पूरी दुनिया में बड़े बड़े फ्लैट्स जो कभी कराची से बाहर जाने का किराया नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अमेरिका में तो मुस्तफिद सब हुए, बेनिफिट सबने हासिल किया। अल्ताफ हुसैन के पास तो आज भी बेचारे के पास शायद रहने के लिए भी उतना ना हो जितना उसके कारकुनों जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते थे, जितना उन्होंने कमा लिया। ठीक है, इमरान खान के साथ भी यही हुआ, आज जेल में इमरान खान अकेला, बाकी सारे दूध के दूल्हे हो गए। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी यही हुआ कि बाकी सारे पाक हो गए माफी मांगकर और अल्ताफ हुसैन साहब लटक गए। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पूरी जमात का फैसला होता है, एक पूरी पार्टी का होता है। अगर गलत थे तो सब गलत थे, अगर सही थे तो सब सही थे। ठीक है ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का हुआ, जो भी उन्होंने बयानिया दिया, जो भी उन्होंने दिया, तो वो पूरा नून लीग का बयानिया था, क्योंकि नून लीग उसको कायद कहती है अपना। ठीक है, तो वो पूरी नून लीग थी, वो सिर्फ नवाज शरीफ नहीं थे। तो यहाँ पर भी यही मेरा ख्याल है पॉलिसी अपनानी चाहिए कि वो सिर्फ अल्ताफ हुसैन नहीं थे, पूरी एमकेएम थी। आपको बैन करना है, पूरी एमकेएम को बैन कर दो, आप पाबंदी लगा दो, जो करना है। हाँ। इसी तरह पीटीआई के लिए भी मेरा ख्याल है वही मयार होना चाहिए, सिर्फ एक इमरान खान के लिए सेपरेट। हाँ। और बाकी तहरीक इंसाफ वाले अलग पार्टी बना के आ जाए, मतलब एक अकल से बालातर बातें हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह इसी तरह बैठक करते रहेंगे, क्योंकि सिंध के लिए, कराची के लिए आवाज़ हमने उठाना है। हम अपने आप को सिंध का बेटा और सिंध की बेटी कहते हैं, तो जब सिंध का बेटा और बेटी है तो हम पर फर्ज है कि हम हक और ना हक के लिए जो है आवाज़ उठाएं। तो नाज़रीन, आपने जुल्फ़िकार साहब की बात सुनी, और जुल्फ़िकार साहब भी उसी तरह से, क्योंकि कराची के जर्नलिस्ट हैं, कराची से, सिंध से मोहब्बत करते हैं, तो हक बात कह रहे हैं कि या तो बैंड सब पे लगे या फिर एक बंदे पे ना लगे। तो हम तो सवाल उठाएंगे, हमारे जो माई बाप हैं, अल्लाह करे कि जैसे कहते हैं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो अल्लाह ताला उनके दिल में बात उतारे और वो समझे कि जिन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को उन्होंने इतना मार्केट में आम छोड़ा हुआ है, वो जब अपने उस लीडर के वफादार नहीं है जिस पे कुरान पे हाथ रख के उन्होंने वादा किया था, तो वो आपके क्या वफादार हैं। और मकाफात अमल है, दुनिया में सब कुछ यही रह जाता है, सब कुछ आता है। तो मिलजुल के, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे आवाम हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हमें मिलजुल के अपने मुल्क और कौम के लिए अब संजीदगी से सोचना होगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। उम्मीद करती हूँ जुल्फ़िकार साहब की बहुत सारी बातें आपको बड़ी पसंद आई होंगी, और आप मेरे ख्याल से 100% जो है हम दोनों की बातों से इत्तेफाक करेंगे। अपने अपने इतराफ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियां बांटें, खुशियां समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। और आखिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुल्फ़िकार बबर साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो हमारी हौसला अफजाई अगर आप करेंगे तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।